नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये रहेगा सेकंड पार्ट जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 51 से लेके 100 तक। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो DSSB के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसने शिक्षा के द्विध्रुवीय क्रिया की वकालत की है, यानी कि जो ट्राइपोलर अप्रोच है वो किसने दी है। देखिए, टीचिंग की दो अप्रोच आई है, एक आई है बाइपोलर और एक आई है ट्राइपोलर। बाइपोलर है वो दी है सर जॉन एडम्स ने, जिसमें इन्होंने बताया कि सिर्फ एक टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो एजुकेशन होगी या फिर वो लर्निंग होगी। ठीक। और ट्राइपोलर की बात ये है जॉन डीवी ने, यहाँ पर देवे लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। जॉन डीवी ने बात करी है, जिन्होंने बोला है कि स्टूडेंट, टीचर और एनवायरनमेंट या फिर करिकुलम, इन तीनों के इंटरेक्शन का परिणाम यानी इन तीनों के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम होती है शिक्षा। तो याद रखिएगा, ट्राइपोलर थ्योरी किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है। क्वेश्चन नंबर 152, गैर औपचारिक शिक्षा के मामले में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ट्रू स्टेटमेंट कौन से नहीं है? गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा मतलब जिसे हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैसा? जैसे कि आपके इग्नू जिस तरह से चल रहा होता है और NIOS जिस तरह का काम कर रहा है, जहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट में जाना नहीं पड़ता, आप घर बैठकर ही पढ़ाई करते हो, जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन ही बोल देते हैं। तो ये लर्नर सेंटर्ड होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये परीक्षण उन्मुख, इस पर बात करेंगे। ये जीवनोन्मुख होती है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी लाइफ ओरिएंटेड होती है। ये लाइफ ओरिएंटेड मतलब कि लाइफ से सीखने को मिलता है क्या आपको? तो नॉन फॉर्मल है, बेसिकली लाइफ से ही सीखने को मिलेगा। लर्नर सेंटर्ड रहेगी, भाई लर्नर को जिस तरह की फैसिलिटी चाहिए वो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है। आवश्यकता उन्मुख भी है यार, आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो कोर्स आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं कर पा रहे वो आप घर बैठकर कर पा रहे हो। लेकिन ये परीक्षण उन्मुख नहीं है, हालांकि इसमें एग्जाम्स होते हैं, बट यही इसका ऑप्शन रहेगा एलिमिनेट करने वाला कि ये परीक्षण उन्मुख नहीं है। ये लर्नर सेंटर्ड भी रहेगी, ये लाइफ ओरिएंटेड भी रहेगी और ये नीड ओरिएंटेड भी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। शिक्षा के सिरे शिक्षा के आधार पर निर्धारित होते हैं। शिक्षा के सिरे मतलब कि टीचिंग गोल किस पर आधारित रहेंगे? वो लक्ष्यों पर आधारित रहेंगे कि आपको किस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में किस प्रणाली के रूप में आरंभ हुई? तो वैदिक काल में किस तरह की प्रणाली चलती थी? गुरुकुल प्रणाली चलती थी। गुरुकुल में बच्चे जाते थे और अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। 155, इस कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन के किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? आर्टिफिशियल एजुकेशन के अगेंस्ट जो रियल मूवमेंट है वो किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ है, हमें ये बताना है। तो जे रेसो, बेकन और कॉमेनियस, जॉन लोके, एम्यूनुएल कांट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बेकन और कॉमेनियस। इनके टाइम पर या इनके नेतृत्व में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। 156, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया, मतलब किस किस अनुच्छेद में यह बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और सांस्कृतिक विकास का मौलिक अधिकार देते हैं? कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो वे हैं आपके अनुच्छेद 29 एंड 30। 29वां और 30वां जो आर्टिकल है, इन दोनों आर्टिकल में बताया गया है कि जो शिक्षा और संस्कृति है ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 45 और 46 इनका याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 और 46 में अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को शिक्षा का अधिकार और शिक्षा के विभिन्न पदों पर अधिकार के आरक्षण प्राप्त है। ठीक। तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अनुच्छेद 45 एंड 46 है और जो जनरल है वो 29 एंड 30 है। 57, शिक्षा पर किस राष्ट्रीय नीति की मंशा 21वीं सदी के लिए भारत को तैयार करने की है? यानी कि 21वीं सदी के लिए बच्चों को तैयार करना। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, 1986 में। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, 1986 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 158 क्वेश्चन, असम में प्रथम अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम वर्ष कब पारित हुआ? पहला अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम वर्ष कब पारित हुआ था असम में? असम की बात करें तो ये 1926 में ही पारित हो गया था, 1926 इसका आंसर रहेगा। 159, शिक्षण अध्ययन एक
शिक्षण अध्ययन का उद्दीपन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये कुछ स्टेटमेंट से 2 से 3 या 4 तक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो और ये कहीं से भी आ जाते हैं। ये स्टेटमेंट बर्टन ने दिया है। ये बस फैक्चुअल क्वेश्चन स्टेटमेंट और उसके बाद डायरेक्ट आपको बताना होता है किसने दिया है। और इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में तो 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं स्टेटमेंट से। निम्नलिखित में से कौन से चरण गतिविधि आधारित अध्ययन के अभ्यास हेतु उपयुक्त नहीं होते हैं? गतिविधि आधारित अध्ययन जब आप करोगे तो उसमें आप किसे फॉलो नहीं करोगे? योजना बिल्कुल बनाओगे, आयोजन भी करोगे, उसको गतिविधि का संचालन तो करेंगे ही, गतिविधि आधारित अध्ययन है तो, लेकिन दोहराई का कोई काम नहीं है, रिपीटेशन का यहाँ पर काम नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। एक पर्यावरण अध्ययन गतिविधि एक बालक के विकास में संलग्न होती है। पर्यावरण अध्ययन गतिविधि बालक से बालक के किस तरह का विकास होगा? शारीरिक विकास या मनोवैज्ञानिक विकास या दोनों? तो ऑब्वियस है पर्यावरण अध्ययन से दोनों ही तरह के विकास होते हैं, फिजिकल भी एंड साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं या कॉग्निटिव बोल सकते हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिक मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिकली लेके चलेंगे तो दोनों तरह का विकास होगा। 162 वे बच्चे जिन्हें सोचने, अभिव्यक्ति की मानसिक गतिविधियां करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते वे कैसे हो जाते हैं? जिन्हें खुद को एक्सप्रेस करने के ज़्यादा चांस नहीं मिलते, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो वे शर्मीले हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वो शर्मीले सा स्टूडेंट हो जाते हैं। 163 है जी जैकॉब्स के अनुसार सामूहिक गतिविधियों का मूल्य बढ़ाने के लिए संकल्पनाएं और तकनीकें क्या कहलाती हैं? अब जी जैकॉब्स यहाँ पर लिखा हो या ना लिखा हो, हमें तो पता है सामूहिक गतिविधियों के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सहयोगी अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 164 संयुक्त प्रयास से बाकी कक्षा के साथ साझा करना एक अध्ययन अभ्यास है जो बच्चों को किस में सहायता करेगा या क्या करता है? संयुक्त प्रयास को बाकी कक्षा के साथ साझा करना, देखिए इससे निराशा तो होगी नहीं, असंतुष्टि भी नहीं होगी, चिड़चिड़ा भी नहीं होगा। क्या होगा? बच्चा प्रोत्साहित होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, हालांकि हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो। शेयरिंग द कंबाइंड एफर्ट विद द रेस्ट ऑफ द क्लास इन अ लर्निंग एक्सरसाइज ऑफ द चिल्ड्रन, ये क्या करेगा? बच्चे को इनकरेज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 165 निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का एक सिद्धांत नहीं है? लर्निंग की थ्योरी नहीं है कोई सी। सकारात्मक अंतर्निर्भरता बिल्कुल है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्वता ये भी है, बराबर स्थिति अननोन क्रियता ये भी है, व्युत्क्रमणीयता का विकास करना यानी कि इनवर्स को डेवलप करना, इरिवर्सिबिलिटी डेवलप होना वो बात अलग है, वो जीन प्याजे की थ्योरी वाली को लेकर नहीं चलना। यहाँ पर व्युत्क्रमणीयता का विकसित करना ये अध्ययन का कोई एक सिद्धांत नहीं होता है। 166 भावनाएं प्रभावी रूप से किसके माध्यम से व्यक्त की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगीत है, क्योंकि संगीत के माध्यम से भावनाएं काफ़ी अच्छी तरीके से व्यक्त हो जाती हैं। बट कहीं कहीं इसका आंसर ग्राफिक कला या फिर लेखन कला भी आपको मिल सकता है, बट हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही मानेंगे। 167 है का सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 का और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। तो जो NCF 2005 है वो किसकी बात करता है? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात करता है, जो कि सामाजिक संरचनावादी के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे 168 की तरफ। अनुशासनात्मक संदर्भ में को प्रबंधन तकनीक से संवर्धित किया जा सकता है। अनुशासन का प्रबंध करना ये किससे रिलेटेड रहेगा? भाई अनुशासन में आप मैनेजमेंट टेक्निक का यूज कर रहे हो। अब डिसिप्लिन में मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करना, इसका मतलब क्या? डिसिप्लिन की प्लानिंग करना यानी कि उसकी योजना बनाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। 169 है भाषाविदों यानी कि लिंग्विस्टिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण? जो भाषाविद हैं वो भाषा को किस रूप में देखते हैं? वो भाषा को शब्दकोश और ग्रामर के रूप में देखते हैं कि उसमें वर्ड्स किस तरह के यूज किए गए, उसकी ग्रामर किस तरह की है। 170 एक बालक कौन सी आयु में अपनी भाषा विकसित करता है जो एक भाषा की उपयुक्त शब्दों और व्याकरणों के सही नियमों से मिलती है? कुल मिलाकर बात यह है कि किस एज का बालक इस तरह के सेंटेंस बोलने लगेगा कि ये सेंटेंस जो मानक भाषा होती है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, उससे मिलते जुलते हों। आई बात समझ में? यानी कि जब हम देखते हैं कि बच्चा कोई शब्द बोलता है तो वो उस तरह पूरे सेंटेंस को बोलने लगता है, क्रिया हो गई, वर्ब जो हो गई, उनको सही तरीके से का यूज करने लगता है। तो ये बच्चा 4 वर्ष की आयु में करने लगता है। 4 वर्ष का बच्चा जब शब्दों को बोलेगा
तो वो काफ़ी हद तक जो मानक भाषा है उसके शब्दों और उसके व्याकरणों के नियमों से मेल खाते हुए रहेंगे। ठीक, याद रखिएगा। 171 है, कितनी भाषाओं में कम से कम 3 स्वर है? तो ऐसी बहुत ही कम भाषाएं जिसमें 3 से भी कम स्वर हैं। तो ये बस ऐसा ही क्वेश्चन है। 172, यह निश्चित है कि भाषा में बहुत गहरे बैठी हुई है। भाषा किसमें बहुत गहरे तरीके से बैठी हुई है? इसका आंसर हमारा मस्तिष्क है कि ह्यूमन का जो माइंड है इसमें भाषा बहुत गहरे तरीके से बैठी हुई है। 173, भारत जैसे देश में लगभग प्रत्येक कितने किलोमीटर पर भाषा परिवर्तित हो जाती है? देखो 30 से 40 लगाओगे ज़्यादा दूर हो जाएगा, 15 से 10, 5 से 10 लगाओगे बहुत पास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 15 से 20। हर 15 से 20 किलोमीटर पर भाषा परिवर्तित हो जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से शहर, तो फिर भी दूर दूर ही होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में भी भाषाएं परिवर्तित हो जाती हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखिएगा। 1600 प्लस भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक भाषा परिवार नहीं है? भारत के कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा के परिवार हैं जिनमें से जाट नहीं है। ऑस्ट्रो एशियन भी है, टिबेटो बर्मन भी है और द्रविडियन भी है। ठीक है, तो ये तीनों ही हैं, बट जाट कोई भाषा का परिवार नहीं होता है, याद रखना। 176 है, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा है। तो आर्टिकल 343 में बताया गया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, जो कि राजभाषा है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। 177, संस्कृत को किस वर्ष एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तो वर्ष 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज याद रखिएगा, 6 क्लासिकल लैंग्वेज। पहली कौन सी थी? पहली थी आपकी तमिल, तमिल के बाद फिर बनी थी संस्कृत, तमिल संस्कृत, फिर आपकी तेलुगु, तेलुगु के बाद कन्नड़, मलयालम एंड जिसे हम बोलते हैं उड़िया या फिर ओडिया बोल देते हैं। ये 2004 में बनी है, ये 2005 में, और एक सबसे लास्ट में अभी जो बनी है वो उड़िया बनी है 2014 में। ये 2013 में बनी थी और ये दोनों 2008 में बनी थी। ठीक है, नेम याद रख लेना कि सिर्फ 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, और ये याद रख लेना कि पहले जो संस्कृत है 2005 में बनी। सबसे पहले तमिल को घोषित किया गया था 2004 में, और रिसेंटली उड़िया को घोषित किया गया 2014 में। भाषा वह माध्यम भी बन जाती है जिसमें विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है। इस प्रकार किस रूप में चिन्हित है? ये स्टेटमेंट किस रूप में चिन्हित है? या फिर इस तरह की भाषा को आप क्या बोल सकते हो कि भाषा वह माध्यम है जिससे विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय में शिक्षा दी जाती है प्रारंभिक स्तर पर तो मातृभाषा में दी जाती है, लेकिन उसका भी यूज एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वह मानक भाषा बन जाती है, यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाती है जब आप उसी भाषा का यूज विद्यालय में शिक्षा के लिए करते हो। 179, प्याजे के अनुसार नवजात अपने पर्यावरण के साथ पूर्णता व्यवहारों के माध्यम से अन्योन्य क्रिया करता है। तो पूर्णता प्रतीकात्मक व्यवहारों के साथ पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। देखिए नवजात सीखता तो है नहीं है, नवजात ना तो नकल करता ना ही वो अडेप्टेशन वगैरह जानता। प्रतीकात्मक व्यवहार मतलब कि जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट एक्शन, इसे इंग्लिश में सही लिखा है इसका रिफ्लेक्सिव एक्शन। कुछ रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं जैसे मोरो हो गया, वेवेंस्की हो गया एंड विंकलिंग हो गया, इस तरह के कुछ एक्शंस होते हैं जिन्हें मैंने जो CDP वाली सीरीज है उसमें बताया है। अच्छा आपके लिए वो CDP वाली प्लेलिस्ट मैंने एक CDP की प्लेलिस्ट डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें लगभग अभी 40 से 50 वीडियो हो चुकी हैं उसमें, और उसमें वीडियो ऐड होती ही जा रही हैं। तो जनरल पेडागोजी है जो हर एक एग्जाम में आता है, DSSB का भी लगभग 50 से 60% सिलेबस वही होता है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा CDP बाय दीपक सर नाम से, तो उसे देख लेना। वहाँ पर छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर कराई हुई है। तो जो रिफ्लेक्सिव एक्शंस हैं जो शायद 4 से 5 होते हैं जो छोटे बच्चे प्रदर्शित करते हैं, मोरो हो गया, वेवेंस्की हो गया, रूटिंग हो गया, तो ये सारे मैंने वहाँ पर कराए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 180, आरंभिक कल्पनात्मक भय किस आयु तक गायब हो जाते हैं? आरंभिक कल्पनात्मक भय होते हैं जो बच्चे इमेजिन करके ऐसे डर जाते हैं, तो 12 वर्ष की आयु तक गायब हो जाते हैं। 181 का उद्देश्य बालक में संसाधनों को एकत्रित करना, नई स्थिति को पूरा करने के लिए गतिविधियों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना है।
गतिविधियों के लिए एनर्जी कौन उपलब्ध कराएगा? दबाव नहीं कराएगा, तनाव भी नहीं कराएगा, आक्रामकता भी नहीं कराएगा। कौन कराएगा? प्रेरणा कराएगा, यानी कि मोटिवेशन। 182, और पर्यावरण का ज्ञान सभी प्रकार के बालकों को संभालने के लिए एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? एक तो पर्यावरण, पर्यावरण के साथ साथ आनुवांशिकी, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही जरूरी है। तो आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों का ज्ञान आवश्यक है। 183, तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन हो रहा है, किस किस के कारण? मेच्योरिटी भी हो रही है एंड एक्सपीरियंस भी आ रहे हैं। मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस दोनों का मतलब यह है कि क्वांटिटेटिव भी चेंज हो रहे हैं एंड एक्सपीरियंस का मतलब हो जाएगा क्वालिटेटिव चेंज भी हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं मात्रात्मक और ये बोल सकते हैं हम गुणात्मक। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन किस में होंगे? विकास में होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डेवलपमेंट जिसे हम बोलेंगे। विकास की दिशा कौन सी होती है? तो विकास की दिशा सेफेलोकोडल भी होती है, प्रॉक्सिमोडिस्टल भी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। सेफेलोकोडल मतलब कि आपके सिर से पैर, प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी कुछ इस तरह से, बीच में सेंटर, फिर ये आपके आसपास के पार्ट डेवलप होंगे, मतलब पहले आपका हार्ट डेवलप होगा, उसके बाद हैंड्स वगैरह डेवलप होंगे। एक और इसका एग्जांपल हो जाता है, पहले आप आपके हैंड पर कंट्रोल लेते हो, फिर आपकी फिंगर पर आपका कंट्रोल आता है। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल का ही एग्जांपल है। वृद्धि और विकास का एक आंतरिक कारक इनमें से कौन सा नहीं है? वृद्धि और विकास का इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं है? देखिए, आनुवांशिकता इंटरनल है, बुद्धिमत्ता एक्सटर्नली बोलेंगे हम इसको, सामाजिक प्रवृत्ति भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है। आनुवांशिकता इंटरनल है, बाकी सारे एक्सटर्नल है। हालांकि इंटेलिजेंस एक्सटर्नली रखेंगे इसको ना, और कई बार हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी एलिमिनेट करना होता है। एक शिशु का रेंगने वाला मील का पत्थर कौन सा है? रेंगने वाला मील का पत्थर 7 से 10 है। 7 से 10 माह तक तो हर एक बच्चा रेंगना सीख ही जाता है, ठीक है। SEN का विस्तारित रूप क्या है? SEN जिसे हम SEN बोल देते हैं। S फॉर स्पेशल, E फॉर एजुकेशन एंड N फॉर नीड्स। स्पेशल एजुकेशन नीड्स हो जाता है इसका विस्तारित रूप। पाई का मान लगभग है। अब भाई पाई के मान का ये क्वेश्चन आ गया। पाई का मान हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 3.14, इतना ही पढ़ा होता है, लेकिन इसके आगे हमने नहीं पढ़ा होता, इसके आगे भी होता है 3.14, 1526, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। अब आप 3.1415 है, इसके नियरेस्ट आप कौन सा आंसर टिक करोगे? 3.15 नहीं करोगे, 145 ये भी नहीं करोगे क्योंकि यहाँ तो 1 है, ये वाला ये भी नहीं टिक करोगे। लेकिन हमने मैथ्स में एक रूल पढ़ा होता है, अगर ये डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं। इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 1 के प्लस के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3.142 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 3.142, ठीक। 109 है, को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के लिए विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु एक नोडल केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। नोडल केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त होने का मतलब कि आपको हम परमिशन देते हैं कि आप ओलंपियाड के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हो। तो वो सेंटर है आपका HBCSE। HBCSE क्या है? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ठीक है, याद रखिएगा। 190 है, डार्विन्स डेंजर्स आइडियाज पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ भी डा रहा है, यहाँ भी डा रहा है, तो इस पुस्तक को लिखा है डेनियल डेनेट ने, डार्विन्स डेंजर्स आइडिया। 191, प्राकृतिक परिघटना का सीमित सामान्य प्रयोग में एकत्रित और प्रणालीगत अध्ययन क्या कहलाता है? एकत्रित और प्रणालीगत अध्ययन, सीमित को अगर आप भूल जाओ तो इन दोनों वर्ड्स को पकड़ो तो वो क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। 192, विज्ञान की विषय सामग्री किसी को कौशल विकसित करने में सक्षम बनाती है। विज्ञान की विषय सामग्री किसी को किस तरह के कौशल विकसित करने में सक्षम बनाएगी? तो वो आपको समस्या समाधान के कौशल विकसित करने में सक्षम बनाती है, याद रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स डेवलप होती हैं। 193, निम्नलिखित में से एक क्रिया अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। क्रिया अनुसंधान का उद्देश्य क्या नहीं है? देखिए, क्रिया अनुसंधान है क्या, ये समझ लो। यहाँ से क्वेश्चन रीट में भी कई बार आया हुआ है और DSSS में भी पूछा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान जैसे हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में होता यह है कि विद्यालय में कोई काम किया गया लेकिन उसमें कहीं कमी रह गई, अब उस कमी को पूरा करने के लिए दोबारा से काम किया जा रहा है,
अब कमी को पूरा करने के लिए जब आप दोबारा से काम करोगे तो कार्यात्मक स्थिति सुधरेगी, बिल्कुल। अध्ययन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये एक स्टिमुलस का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। प्रभावी अध्ययन के लिए स्वस्थ और संज्ञानात्मक वातावरण आयोजित करेगा, मतलब कि जो सही एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड होगा, ये भी सही है। बट विद्यालय आने का इसमें कोई रोल नहीं है, विद्यालय मीन्स ये इससे रिलेटेड ही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 194, निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषी विधि का सिद्धांत नहीं है? द्विभाषी विधि का सिद्धांत कौन सा नहीं है? केवल अध्यापक मातृभाषा का प्रयोग करता है, ये तो नहीं है। शब्दशः अनुवाद किया जाता है, ये तो है। केवल प्रत्यक्ष विधि है, ये भी नहीं है। कृत्रिम स्थिति बनाने की आवश्यकता है, ये तो कुछ रिलेटिव नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है, बाकी तीनों नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें नोट पूछा गया था ना कौन सा सिद्धांत नहीं है, अब ये तो तीनों ही नहीं है। तो जरा इसे हम थोड़ा सा समझेंगे अच्छे तरीके से, इंग्लिश में समझेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ बाइलिंगुअल मेथड? ये देखो, इसमें नोट लगाया ही नहीं है, मतलब यहाँ में ये बताना है कि बाइलिंगुअल मेथड का कौन सा प्रिंसिपल है। तो बाइलिंगुअल मेथड का ये प्रिंसिपल है कि यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है, पहले हिंदी में बोला जाएगा, फिर इंग्लिश में बोला जाएगा, फिर हिंदी में बोला जाएगा, कुछ इस तरह से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लेना। तो यहाँ पर जो नहीं है ना वो नहीं है, नहीं होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्दशः अनुवाद किया जाता है। 195, शिक्षण द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुभव बालक के मस्तिष्क पर प्रभाव बनाता है, यह शिक्षण का प्रभाव मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 195 का। तो ये बनाया गया है जॉन लॉक के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना, शिक्षण का प्रभाव मॉडल किसने विकसित करा? जॉन लॉक ने करा, बस इतना याद रखो, बहुत है। 196, ये देखो ये सारे मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो कई बार दिक्कत ही हो जाती है, क्योंकि ये कहाँ से बनकर आए कुछ पता नहीं होता। शिक्षण का एक अन्योन्य क्रियात्मक मॉडल, अब शिक्षण का अन्योन्य क्रियात्मक मॉडल ये किसने डेवलप करा है? डेविड ग्लेसर, डेनियल डेविसर, फ्लेंडर या फिर शेफर? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फ्लेंडर। 197, वे सामाजिक मनोविज्ञानी जिसने जिग्सो गतिविधि डिजाइन करी। अब जिग्सो गतिविधि किसने डिजाइन करी? एल्बर्ट वेंडूरा, इटेलियट एरोनसन, रॉबर्ट ए बैरोन या फिर क्या लिखा है आरन टी बेक? बताओ जरा 197 का राइट आंसर क्या होगा? एलियट एरोनसन, एलियट एरोनसन ने जिग्सो गतिविधि तैयार की है। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को रट लो। शिक्षण का प्रभाव मॉडल जॉन लॉक, अन्योन्य क्रियात्मक मॉडल फ्लेंडर, एंड जिग्सो गतिविधि एलियट एरोनसन। 198 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षक की एक सामग्री नहीं है। अब कक्षा में क्या नहीं है? कक्षा में ग्लोब्स तो होते ही है, चार्ट्स भी होते हैं, मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन कक्षा में प्राकृतिक खोज होती है क्या? प्राकृतिक खोज तो वही क्लास से बाहर होगी, तो ये नहीं होगा, बाकी वो तीनों होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 199, निजी विद्युत यंत्रों का प्रयोग करते हुए सामाजिक और सामग्री अन्योन्य क्रियाओं के माध्यम से बहु सामग्री का अध्ययन करना क्या कहलाता है? देखो विद्युत यंत्र देखकर हमारे माइंड में क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक को देखकर फिर क्या माइंड में जाएगा? ई लर्निंग होगा, ये तो सही बात है ना, ई लर्निंग होगा। लेकिन यहाँ पर यूज किया गया है निजी विद्युत यंत्र। निजी विद्युत यंत्र मतलब आपका पर्सनल विद्युत यंत्र होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा आपका पर्सनल विद्युत यंत्र है जिसका यूज आप लर्निंग के लिए कर सकते हो? तो वो है आपका मोबाइल, और मोबाइल से ही क्या बन गया? अब एम लर्निंग बन गया। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, एम लर्निंग। निजी का याद रखना, निजी मतलब आपका पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 200, गणित में लेखन को शामिल करने की एक रणनीति है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ये तो नहीं है। परीक्षा से परिचित तो कराना नहीं है। अर्थपूर्ण प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना, या लिखने से पहले विद्यार्थियों द्वारा उनके विचारों पर चर्चा करना, ये सही है। ये इतना लिखने से संबंधित नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है, डी भी सही है, बट ये राइटिंग से संबंधित नहीं है। राइटिंग से संबंधित ऑप्शन नंबर सी है कि लिखने से पहले विद्यार्थी के विचारों पर चर्चा करना। तो ये क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। एंड प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको बाकी के जितने वीडियोज़ हैं वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।